press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी अरविंद केजरीवाल की और अपनी पर्सनल राय आप सबके सामने रखेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी के मुखिया, कभी सर पे टोपी, गले में मफलर और एक मामूली सी शर्ट और पैर में चप्पल पहनने वाले केजरीवाल, कुछ सालों से राजनीति की ऐसी हवा लगी कि शीश महल में दिखाई देने लगे। कभी ऑटो पर बैठ करके ये कहते थे कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जनता हमारे साथ है, और फिर दूसरे ही पल ये कहते हुए दिखाई दिए दिल्ली के विधानसभा में कि क्या भारत की सरकार मुझे सुरक्षा नहीं दे सकती है, क्या भारत की सरकार मुझे सुरक्षा नहीं दे सकती है। ये वही केजरीवाल है जो कभी झाड़ू मार्का के साथ, अपने झाड़ू के लोगों के साथ और झाड़ू देने वाले लोगों के साथ कभी मंच पर ये बोलते हुए दिखाई देते थे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और जब ऑपरेशन शीश महल हुआ तो पता चला कि वो कितने ज्यादा भ्रष्टाचार के साथ है। जिस बेटे को वो लॉन्च करते करते रह गए, जिस बीवी को वो लॉन्च करते करते रह गए, उसी दौरान पता चला कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा कारोबारी है और कारोबार उसने घर से ही स्टार्ट किया है। 2 ट्रेडमिल उसने अपने पिता को ही दिया है और उसी से लाखों रुपए वो उससे इनकम कमाता है, 2 ट्रेडमिल से। लोग भी सोच में पड़ गए कि भैया 2 ट्रेडमिल कमा करके महीने का 20 लाख रुपए भी कमाया जा सकता है। इतना अच्छा बिजनेस सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते थे और कोई भी नहीं कर सकता था। दिल्ली का सुल्तान मियां केजरीवाल, रोहिंग्या मुसलमानों का सरदार मियां केजरीवाल, अमानतुल्लाह जैसे आतंकी और दंगई लोगों का सरदार केजरीवाल, और मनीष सिसोदिया के कंधे पर चढ़ करके अपनी राजनीति को चमका करके मनीष सिसोदिया को जेल की हिरासतों में बलि का बकरा बना करके आज जबरदस्त ईडी ने भर पेट इनका हिजाब उतारा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और देखिए, जो लोग लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाते हैं, जो लोग देश के लिए खतरा बन जाते हैं, जो लोग जनता के पैसे को लूटते हैं, जो लोग घोटाले में पीएचडी किए हुए होते हैं, जो लोग दोहरी शक्ल रखते हैं, जो लोग ईडी के नोटिस से जाकर के ट्रीटमेंट के लिए अपने आप को एडमिट कर लेते हैं, जो लोग ईडी की नोटिस, सुप्रीम कोर्ट की नोटिस, हाई कोर्ट की नोटिस को वैल्यू नहीं करते हैं, उनके घर में ईडी की बारात ऐसे ही बिना शहनाई के उतरनी चाहिए। और इस बिना शहनाई की जो बारात उतरी है मियां सुल्तान केजरीवाल के घर में, मुझे ऐसा लगता है कि ईडी अलग सुबह कल के दूल्हा लेकर के ही निकलेगी। और ये एक ऐसा दूल्हा होगा, ये इस इतिहास के पन्नों का एक ऐसा दूल्हा होगा जिसका ससुराल जेल की हिरासत होगी, और जब वो जेल पहुंचेगा तो उनके जितने भी छूटे पिछड़े और बिछड़े हुए जो दोस्त हैं, जो जेल में पहले से हैं, वो गले लगेंगे और कहेंगे आ गले लग जा, अब सब मिल करके अंदर में बैठ करके पार्टी करेंगे। मैंने बहुत पहले 2019 में मैंने एक बात कही थी और किसी बहुत बड़े नेशनल न्यूज पर मैंने बैठकर बात कही थी कि 2024 बहुत सारी पार्टियों के लिए, बहुत सारे नेताओं के लिए आखिरी साल होगा, अंतिम साल होगा, जिसमें मैंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात कही थी, जिसमें मैंने राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के बारे में कहा था, और जिसमें मैंने अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की भी बात कही थी कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टी ऑफिस जो है वो जेल के हिरासतों के अंदर होगा। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। आज देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के आधे से ज्यादा मंत्री जेल के अंदर है, और अभी वहां पर अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ ईडी बारात लेकर पहुंची है, और यहाँ अरूप रॉय के यहाँ ईडी बारात लेकर के पहुंची है। पिछले 22 घंटे से यहाँ पर भी छापामारी हो रही है, शहनाई बज रही है, और दिल्ली के सुल्तान मियां केजरीवाल के घर में भी छापामारी हो रही है और शहनाई बज रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
ऑपरेशन शीश महल हो या शराब घोटाला हो या जितने भी घोटाले आम आदमी पार्टी ने किए हैं, और जुबान पर ये कहा है कि दिल्ली की जनता को चिंता नहीं करना है, हमने दवा और दारू दोनों का इंतजाम कर दिया है। दिल्ली की जनता बीमार पड़ेगी और सीधा दारू खरीदने चले जाएगी, कुछ ऐसा इंतजाम किया था। आपको आपको दिल्ली की जनता को जैसे ही इलाज करवाना है, सीधा आप स्कूल चले जाइए, हमने बहुत सारे स्कूल खोल दिए हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे मतलब कॉमेडी वाले अरविंद केजरीवाल के मैंने वक्तव्य और उनके स्पीचेस सुने हैं कि मैं सच मानो, मैं खुदा की कसम मैं खुद में हंसती थी कि ये आदमी वाकई में इतना पढ़ा लिखा है या ये पढ़ा लिखा होने का नाटक करता है। क्योंकि इंसान पॉलिटिकल हो या ना हो, जब वो एक एडुकेटेड बंदा हो जाता है तो उसकी सभ्यता, उसके संस्कार, उसके बोलने चालने का तरीका ही थोड़ा चेंज हो जाता है। उसकी बातों से लिटरेसी जो है वो टपकती है, बिल्कुल टपकती है। तो भाई दिल्ली के सुल्तान मियां केजरीवाल सुबह तक सेहरे के साथ, हथकड़ी के साथ, कमर पे रस्से के साथ, ईडी जैसे बारात के गाड़ी में बैठ करके शहनाई बजाते हुए एकदम कोर्ट पहुंचेंगे। और इस बार मुझे नहीं लगता है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसी कोई रियायत और रिलीफ देने के मूड में होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी ने कानून का उल्लंघन किया है और बहुत सारे नोटिस को उन्होंने बेइज्जत किया है और कानून को उन्होंने खुले अल्फाज में चेतावनी देकर रखी थी कि वो जितने भी नोटिस को इग्नोर करेंगे और नजरअंदाज करेंगे, कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पर मुझे हम जो लोग कानून के बैरिकेड में चलते हैं, कानून की एक कानूनी पढ़ाई करने की वजह से घर पे हमारा चूल्हा जलता है, तो हम जानते हैं कि कानून का मान मर्यादा क्या होता है, कानून की इज्जत क्या होती है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि मैं तो भाई रोटी भी खाती हूँ तो कानूनी रोटी खाती हूँ, मेरे घर में तो रोटी भी पकती है तो कानूनी रोटी पकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून ने अपना तेवर, अपनी मान मर्यादा डंके की चोट पर अरविंद केजरीवाल को सुनाई है और बताई है कि इतना भी आसान और इतना भी हल्का कानून को ना ले लो कि कानून को फिर थोड़ा सा रिजिड होना पड़े। एक इसी से रिलेटेड बड़ा सवाल है और मेरे दिल में सच में बड़ा दुख भरा है। दीदी, इतनी इंपॉर्टेंस, इतने तुरंत एक के बाद एक, सुबह प्ली डाली शाम तक सुनवाई, सुबह प्ली डाली शाम तक सुनवाई। यहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम जैसों की तो प्ली पता नहीं कितने कितने सालों में ना सुने। ऐसा मतलब क्या हमारा कोर्ट जो है अब आम और खास के बीच में इतना तगड़ा डिफरेंस करने लग गया? ये तो चलो केजरीवाल एक चलो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे, ठीक है, न जाने कितने लोगों की पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती है। यहां मुझे 2 मिनट के अंदर समझा दीजिए, क्योंकि मैं सुबह से बड़े गुस्से में हूं। 14-15 तारीख से लगातार देख रहा हूं केजरीवाल का एक वकील जो है वो क्या नाम है उसका, अभिषेक मनु सिंघवी, जिसके ऊपर तो पता नहीं कौन से वाले स्कैंडल का आरोप है। वो वीडियो देख के मैं वो हो गया कि हमारे जज किस तरीके से बनाए जाते थे, अब हैं का तो पता नहीं, थे तो वैसे ही जज बनाए जाते थे इस तरीके से। और वो बंदा जाता है, प्ली लगाता है, आधे घंटे में उसकी सुनवाई शुरू। खबर आती है कि 11 बजे जज साहब बैठ गए हैं। उस पर एक चीज, उस पर्टिकुलर डेट को क्या उस दिन बाकी जितनी डेट्स होती हैं क्या उनको वापस भगा दिया जाता है तारीख देके? और दूसरा, आम आदमी वाली डेट होती है क्या उनको वापस भगा दिया जाता है? और दूसरा जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है स्पेसिफिकली? और अगर इतना ही है तो एक कोर्ट बिठा दी जाए स्पेशली इसी तरीके के लोगों के लिए कि जितना भी पॉलिटिकल मैटर्स है वो सारे के सारे वीआईपी फॉर्म में सुलझा लिए जाए। आम आदमी को क्यों परेशान किया जाता है? और इतनी तुरंत ये डिफरेंस क्यों? तब तो लॉ ऑफ इक्वालिटी कहां गया? रूल ऑफ लॉ चलो ठीक है, लॉ ऑफ इक्वालिटी कहां गया? इक्वालिटी तो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है विदाउट एनी मेंशन। दीदी देखिए, अभिषेक मनोज सिंघवी एक ऐसे वकील हैं, मेरे से काफी सीनियर है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हर एक एडवोकेट का, हर एक काउंसिल का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है। जैसे मैं बलात्कार के आरोपियों का केस नहीं लेती, कभी नहीं लेती, या जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस में जो अक्यूज्ड होते हैं मैं उनका केस कभी नहीं लेती। मैं विक्टिम का केस में देख लेती हूँ, लेकिन मैं अक्यूज्ड अगर मुझे पैसा भी दे रहा होता है तो मैं नहीं लेती हूँ।
तो कुछ ऐसे वकील होते हैं जो अपने अपने रूल रेगुलेशन पर चलते हैं, अपने एथिक्स पर चलते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हो या केपी सिंह हो जो सीमा गुलाम हैदर के घर में पड़ा रहता है, तो ये कुछ ऐसे काउंसिल होते हैं जो अपने नाम के लिए, अपनी टीआरपी के लिए और 19 करोड़ रुपया फीस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जरा गूगल में तो बहुत ज्यादा होता है, तो गूगल ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी में ना कमाई जाए ना गूगल में सर्च मारिए ना कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने किससे 19 करोड़ रुपए लिया था, जो सर्वोच्च न्यायपालिका के जज ने पूछ लिया था कि सिंघवी साहब 19 करोड़ रुपए, अरे सिंघवी साहब 19 करोड़ रुपए। अब अभिषेक मनु सिंघवी एक ऐसे वकील हैं जो शेख शाहजहां बंगाल का मास बलात्कार करता है और उसके पक्ष में वो इंस्टेंट पिटीशन सर्वोच्च न्यायपालिका में उसके रिलीफ के लिए डालते हैं। केपी सिंह एक ऐसे वकील हैं जो निर्भया के आरोपियों को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह के 4:30 बजे भी खुलवा देते हैं। केपी सिंह एक ऐसे वकील हैं जो सीमा गुलाम हैदर जो जाखरानी कबीले के डकैत कबीले की बेटी है और जो घुसपैठिया है हमारे भारत में, उसको बचाने के लिए वो अपनी हर हदों को क्रॉस कर रहा है। तो हमारे भारत के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के विरोध में बड़े आराम से काम करते हैं और हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं। बुरा मुझे तब भी लगा था जब ज्ञानवापी में नीचे का तहखाना एक खुलवा करके वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जज कोर्ट ने अनुमति दी थी पूजा आराधना करने की। तो अंजुमन इंतजामिया जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उसके पिटीशन को पूरी रात जज साहब ने पढ़ा था और सुबह 6 बजे रजिस्ट्रार का फोन गया था अंजुमन इंतजामिया को, इतनी अर्जेंसी नहीं है। तो पूरी रात पढ़ा तो था ना, क्योंकि इतने बड़े जजमेंट को पढ़ना, 10-12 साल के पिटिशंस को पढ़ना और उसके बाद फिर अंजुमन इंतजामिया को ये रिप्लाई देना कि भाई इतनी अर्जेंसी नहीं है। तो ये चीज तो मुझे भी बार बार लगती है और मुझे लगता है कि हम जैसे कुछ लोगों को खड़े होकर के सर्वोच्च न्यायपालिका में एक पीआईएल करना चाहिए कि अगर इतने ही राहुल बाबा इतने इंपॉर्टेंट है, शेख शाहजहां इतना इंपॉर्टेंट है, अंजुमन इंतजामिया इतना इंपॉर्टेंट है, जमायतुल उलमा हिंद इतना इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करते हैं कि इनके पिटिशंस को एक वीआईपी बेंच पर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक वीआईपी बेंच बना दिया जाए ताकि आम व्यक्ति को न्यायपालिका में आकर के ये एहसास ना हो कि हमें ही न्याय नहीं मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर इक्वलिटी ऑफ लॉ तो रही नहीं गया है। ये जो एहसास धीरे धीरे जनता के अंदर जो बीज बो चुका है और धीरे धीरे शाखें बढ़ रही हैं, इसकी काट निकालनी बहुत जरूरी है। और मैं आपसे आपके चैनल पर ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि आने वाले 1 महीने में ये पीआईएल मेरी तरफ से जरूर जाएगा, जिसकी कॉपी मैं आपको जरूर दूंगी। थैंक यू। बड़ा दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको जानने को बहुत कुछ मिला होगा, खासकर नाज़िया इलाही खान जी की पर्सनल राय ऑपोजिशन के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में और खासकर अरविंद केजरीवाल के बारे में। और एक बात मुझे नाज़िया खान जी की बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने ये कहा कि मैं बलात्कारियों के और खासकर जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं उनके केस अपने हाथ में नहीं लेती, चाहे कितने भी पैसे मिल रहे हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।